गुड। प्रिसा आईएएस, करोल बाग, नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। द हिंदू अखबार का एनालिसिस एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रिसा आईएएस चला रहा है और ये जानना बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस अखबार की अहमियत एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा क्यों है। इसलिए है क्योंकि उसमें जो मटेरियल, जो स्टडी आर्टिकल्स, जो न्यूज़ आते हैं वो बड़ा क्रिस्पी और टू दी पॉइंट होते हैं और उसका इस्तेमाल हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे उसका एनालिसिस हम बताते हैं। और उसमें जितनी चीज़ें हैं तो सब जानने लायक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि नहीं, उसमें से हम छांट के आपके पास रेडीमेड कैप्सूल कोर्स की तरह रोज़ परोसते हैं। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे क्लास 3 में इंस्पेक्टोरियल का हो, चाहे जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, तो ये जानना ज़रूरी रहता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोई आधे घंटे में पूरा अखबार का समराइज करके आपको पढ़ा दे और ये बताए कि इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे एग्ज़ाम में करना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब, कहाँ और कैसे इस अखबार की उपयोगिता जो है आपको एग्ज़ाम में लानी है, ये हम बताते हैं। ये आप अकेले पढ़ के तो बहुत सारा टाइम खराब करेंगे, 32-34 पन्ने का अखबार होता है, और फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसकी किस चैप्टर की किस क्लॉज की अहमियत एग्जाम के दृष्टिकोण से है, और ये न्यूज में है तो इस पर क्या क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में बन सकता है, वो हम बताने का काम करते हैं। तो हमारा प्रिसा आईएएस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उस पर तमाम पेड और अनपेड फ्री कोर्सेज भी हैं, उसको एंजॉय करिए। और ये प्रिसा आईएएस का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस डेली जो हम 11:30 बजे करते हैं, इसको जो है आप मात्र 750 रुपये पे मंथली पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें ऐप के थ्रू, और आप जो है इसका एंजॉय करें और अपना भविष्य सुधारें। तो सीधे चलते हैं अखबार पे। हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया है कि कौन सा न्यूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें एक कास्ट बेस्ड सर्वे, ये हिस्टोरिक स्टेप बिहार में जो शुरू हुआ है अभी, कास्ट बेस्ड सर्वे, उस पर ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ को जानना सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे शुरू हुआ है, इसमें ये 2-4 चीज़ें जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड बातें हैं जो एग्ज़ाम में, प्री मेंस इंटरव्यू या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसमें मेन बात यह है कि सेंसस जो होता है, जनगणना, ध्यान दीजिएगा, जनगणना, सेंसस, और दूसरा होता है सर्वे। अब आपको तो सब चीज़ एक जैसी लग रही होगी, तो सेंसस जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में जनगणना, और सर्वे जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण। लेकिन आर्टिकल 246, भारत के संविधान का आर्टिकल 246 जब आप देखेंगे तो उसके यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आपने पढ़ा होगा, 246 आर्टिकल में है, तो उसके संघ सूची में ये दिया हुआ है कि सेंसस जो है संघ का विषय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब संघ सूची में है जनगणना, तो उसका कोई भी क्रियान्वयन या उसका कोई भी आकलन सिर्फ केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार को पावर नहीं है। और केंद्र सरकार में एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस का ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, जनगणना का महापंजीयक हिंदी में बोलते हैं। तो वो, उसकी ड्यूटी है सेंसस करना, राज्य की ड्यूटी नहीं है। तो आप कंफ्यूज होंगे, बीपीएससी के एग्जाम में वो सर्वे की जगह सेंसस लिख देगा,
तो ये फर्क समझ लीजिए ढंग से। बिहार सरकार जो कर रही है वो सेंसस नहीं है, जनगणना नहीं है, कानूनन उसको राइट भी नहीं है क्योंकि संघ सूची में है। तो बिहार सरकार जो कर रही है वो कास्ट बेस्ड सर्वे है। देखिए इस पॉइंट को नोट करिए। तो सर्वे कर सकती है वो इस वजह से क्योंकि जो भी लाभकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिस टारगेटेड ग्रुप के लिए, SC ST OBC के लिए, तो उसका लाभ किस हद तक उनको मिल रहा है ये जानने के लिए सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कर सकती है, जनगणना नहीं कर सकती। तो आम भाषा में जिसको आप जनगणना समझ रहे हैं वो जनगणना नहीं है, क्या है, सर्वे है। और इसमें टर्म लिखा है लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिहार सरकार क्या कर रही है, सर्वे कर रही है, न कि सेंसस। तो उसमें क्या करते हैं कि वेरियस स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। सपोज कि SC के लिए चलाई गई कोई स्कीम है, उसका क्या फ़ायदा हुआ या आगे क्या फ़ायदा हो सकता है या उस स्कीम को कैसे मॉडिफाई किया जाए। तो ये जो है दोनों में फर्क है। और ये 1931 में पहली जनगणना जो हुई थी, पहला सर्वे जनगणना में कास्ट का सेंसस था, उसके बाद वाले में कभी हुआ नहीं। 2011 में पहली बार 1931 के बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है हुआ था। तो आप समझ गए कि सेंसस में और सर्वे में क्या फर्क है। अब इसकी जो है औचित्य पे बात करते हैं कि ये इसको करने का क्या औचित्य है। अभी तक तो हुआ नहीं था। तो औचित्य पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिशरीज के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई जाए, जो स्कीम्स चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए, कितने आगे होंगे, उसकी प्लानिंग कैसे की जाए, ये सारी चीज़ों के लिए ये रिलेवेंट है। लेकिन अगर आप इसकी आलोचना देखें तो आलोचना ये हो रही है कि इससे जातिवाद को, कास्टिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा ये तो आशंका है, ये तो आपको डाउट है, आशंका है कि मिलेगा, लेकिन उसकी आड़ में आप जो है ये काम तो नहीं छोड़ सकते। अगर ये बढ़ावा मिलेगा ये आशंका है खाली, और बाकी लाभ उसका बहुत सारे स्कीम्स पे है सरकारी, तो ये बेटर है ना करना, उसमें बुराई क्या है। तो इस पे मेंस में क्वेश्चन बनेगा कि क्या कास्ट बेस्ड सर्वे जातिवाद को बढ़ावा देगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। या ये दे देगा कि कास्ट बेस्ड सर्वे के क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम क्या होंगे, ये चीज़ आ सकती है। तो आप जो है उसमें नेगेटिव वाले में जो सिर्फ जो है एक आशंका जरूर लिख दीजिए कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जातियां जो है आज की डेट में फंक्शनली, प्रकार्यात्मक, व्यवहारिक रूप से टूट रही है। कैसे टूट रही है कि जो भेदभाव दलित और गैर दलित और ये सब छुआछूत ये सब चीज़ें होती थी वो फंक्शनली टूट रही है, गांव हो चाहे नगर हो। मतलब अब उस तरीके से लोग रिजिड नहीं है कि दलित का आदमी, दलित बच्चा जो है कैसे हमारे घर पे अंदर आ गया वगैरह वगैरह। संरचनात्मक रूप से जातियां मजबूत हो रही हैं। जैसे एक्स कास्ट के लोग हैं तो एक्स जब मिलते हैं तो वो बड़े अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जाति संरचनात्मक रूप से तो टूट रही है, सॉरी, संरचनात्मक रूप से मजबूत हो रही है लेकिन प्रकार्यात्मक रूप यानी फंक्शनली टूट रही है। अब आप दलित के घर खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है समाज में घटित हो रही है। तो आप इसके नेगेटिव में सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा ये, इसके अलावा और नेगेटिव बातें मत लिखिएगा। इसके अलावा पॉजिटिव बातें ये सब लिखिएगा। स्कीम्स जो चल रही है उसकी कितनी यूटिलिटी हो रही है, कौन सी जातियां स्ट्रांग हो गई है, डोमिनेंट हो गई है, उसको डिलिस्ट किया जा सकता है आरक्षण की श्रेणी से। उसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लगाया जा सकता है SC ST में।
तो ये सब चीज़ें लिखिए पॉजिटिव। तो कास्ट बेस्ड सर्वे का क्या क्या फायदा है वो मैंने गिना दिया आपको कि एक तो नेगेटिव में जातिवाद एक लिख दीजिएगा, पॉजिटिव में तमाम स्कीम्स जो चल रही है उसका इवेल्युएशन, कौन कौन सी जाति को हटा देने लायक है, वो डोमिनेंट हो गई है, उसको डिलीट करना, डिलिस्ट करना, जिससे जो है रियल बेनिफिशरीज जो उस कैटेगरी में, उस SC ST OBC में उनको लाभ पहुंचे। फिर विकास योजनाओं को आगे जब भविष्य में बनाने की बात आएगी तो किस जाति का क्या स्टेटस है जानने के बाद आप उसके हिसाब से स्कीम सरकारी योजनाएं बनाएंगे। और टारगेटेड ग्रुप को जो है आप लाभ पहुंचाने के लिए उसको पिन पॉइंटेड सरकारी योजनाओं को उसके लिए लागू करेंगे। तो कास्ट बेस्ड सर्वे के क्या क्या फायदे हैं ये हमने बताया, और क्या क्या नुकसान है सिर्फ एक है जो आशंकाओं पे आधारित है। तो ये मेंस का क्वेश्चन बन गया, प्री का भी क्वेश्चन बन गया, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कास्ट बेस्ड सर्वे से क्या जातिवाद को और बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें इतनी सी चीज है, और ये आएगा क्वेश्चन पक्का, ये आप लिख के रख लीजिए। प्री या मेंस में BPSC हो चाहे UPSC आएगा पक्का, क्योंकि ये काम पहली बार हो रहा है बहुत 1931 के बाद। तो इसमें बाकी राम कहानी है, बाकी कुछ है नहीं। 500 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो तो होता ही है, खर्चा तो होगा ही। तो इसमें जो हमने बताया क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सेंसस क्या है, सर्वे क्या है, सेंसस करने की जिम्मेदारी किसकी है, किस आर्टिकल में, ये सब बातें आपको बताया। पिछले बार के जो चीज़ें हमने हिंदू अखबार वाला आपको बताया था उसको आप कनेक्ट करके रखिएगा और ये हमेशा काम आएगा। आते हैं, चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ भी बड़ा दर्दनाक है, वो भी कास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है ये चीज़ें आती रहती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। ये देखिए, पोवर्टी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट द रूट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैला ढोने का, मैनुअल मतलब खुद से, अपने हाथों से, स्कैवेंजिंग मतलब मैला ढोने वाला। तमिलनाडु में स्टडी क्या कह रही है सोचिए। अब इसका यूज कैसे करना है, न्यूज तो बहुत आसान है कि गरीबी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग के, मैला ढोने की प्रथा के जड़ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और गरीबी है। ये बात तो सही है। अब ये फोटो देखिए, आपको सारी कहानी सुना देगा ये फोटो। ये देखिए, ऐसे आज की डेट में तमिलनाडु का है, हर जगह ही है। तो ये न्यूज से आप क्या समझ रहे हैं ये जानना जरूरी है। इसमें देखिए 2016 से 2020 के बीच ये जो फोटो है आपको झकझोर देगी, और इससे बहुत सारे इमेजिनेशन आपके दिमाग में मैं क्रिएट करता हूं जो एग्जाम में काम आएगा। आप ये देखिए स्थिति कितनी खराब है कि 2016 और 2020 के बीच 55 लोग, 55 लोग जो है मर गए तमिलनाडु में व्हाइल क्लियरिंग सेप्टिक टैंक। ये देखिए, क्योंकि जब अब घुसता है आदमी ना, जैसे वो दिखा रहा है, इतनी जहरीली गैस होती है अंदर भरी हुई, उसके नाक में जाने से, सांस में जाने से मर जाता आदमी। तो सोचिए 55 लोग 4 सालों में सिर्फ तमिलनाडु में मर गए, सिर्फ इस सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। तो आप उनके साथ सिंपैथी और इम्पैथी फील करिए कि कितना जो है दर्दनाक स्थिति है देश में। और ये पिक्चर आपको पूरे कोर्स में काम आएगी। कहाँ कहाँ काम आएगी वो मैं बता रहा हूँ। जब भी जो है सामाजिक उत्थान की बात हो, सामाजिक प्रगति
या सामाजिक उत्थान की बात जहां भी क्वेश्चन में आए उस पे ये चीज जो है पेस्ट कर दीजिए कि हम आज भी मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति नहीं पाए हैं और 2016 से 20 के बीच तमिलनाडु में इतने 55 लोगों की डेथ हो गई, और हम सामाजिक उत्थान कैसे कर पाएंगे जब तक कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उन लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है बंद ना हो जाए, जबकि इस पे कानून है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये जो है आपका इंडियन सोसाइटी के चैप्टर में जीएस फर्स्ट यूपीएससी मेंस में कवर करेगा। तो आप इस चीज़ को फील करिए, ध्यान रखिए कि कितनी डिस्पैरिटी है, कास्ट बेस्ड और पॉवर्टी भी उसी जाति से रिलेटेड जुड़ी हुई है। तो ये सामाजिक उत्थान की जो बात हम कर रहे हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ में ये चीज़ शामिल है, ये चीज़ शामिल है ना, और ये चीज़ हो नहीं रही है। कागजों में तो मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हो गया, वो सब ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, और इसको मेंस के क्वेश्चन में या कभी इंटरव्यू में आ सकता है कि इस देश में पॉवर्टी का जाति के साथ कोई संबंध है। तो देखिए इसका कोरिलेशन बता रहा है कि तथाकथित जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एससी कैटेगरी में लोग जो अभी भी कर रहे हैं उसका फोटो और उसकी स्थिति, तो आपको इससे पता चलेगा कि सोशली जो है कितना सोशली कितना जो है अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग जो है आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और ये जो पॉवर्टी का कोरिलेशन है वो सीधा सीधा कास्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो ये उसी पे न्यूज़ है। देखिए ये जो हम बता रहे थे ये एक्ट ऑलरेडी इसमें मेंशन है। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के लागू होने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि 2016 से 2020 के बीच 55 लोग ये काम करते हुए डेथ कर गए। तो ये कानून बनाना और उसका क्रियान्वयन करना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इससे आपको क्या वो मिल रही है लर्निंग, कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लिख दीजिए कि अधिनियमों का, कानूनों का क्रियान्वयन जो है पूरी तरीके से 100% फील्ड में नहीं हो पाती है। उसका उदाहरण आप दे दीजिए। तो कई क्वेश्चन बन गए। नीति का क्रियान्वयन, नीति निर्माण के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कितना वेग है, ये आपको पता चल गया। पॉवर्टी जो है कास्ट बेस्ड है, जहाँ कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आता है सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए, तो उसमें कास्ट बेस्ड पॉवर्टी की बात आप कर दीजिए। तो इवन दलित ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है 21 केस को जो है स्टडी किया, और मैनुअल स्कैवेंजिंग सीवियर टैंक डेथ इंसिडेंट ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सैनिटरी वर्कर एंड रिलेटेड इंसिडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल इन तमिलनाडु। तो ये सब चीज़ें अभी भी गई नहीं है देश से। लोग कह रहे हैं कि जातियां टूट रही हैं, तो जातियां जो है फंक्शनली भले टूट रही हो, स्ट्रक्चरली मजबूत हो रही है। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे जो है ये क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन डायरेक्ट बनना बने तो आप जो है इस चीज़ को कहीं ना कहीं एग्जाम में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में, स्टेटस इन्हेंस करने के लिए उनकी दलित जातियों की, वो सब चीज़ें जो है आप लिखते समय इसको आप वहाँ डाल सकते हैं। देखिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इन द लास्ट 29 ईयर, ये टोटल 989, ये फिगर याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल मेंस और सब जगह होगा। ये जहाँ कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आया सोशियो इकोनॉमिक वाला डाल दीजिए। तो ये देखिए कितना लिख रहा है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इन द लास्ट 29 ईयर, ये टोटल 989 मेंबर डाइड हो गए इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरे देश का दे रहा है। 29 सालों में 989 लोग सेप्टिक टैंक साफ करते हुए मर गए बेचारे।
तो ये डाटा याद रखिए, ये डाटा काम का है, और डाटा काम का है क्योंकि ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की तरफ से है, जो राष्ट्रीय आयोग है सफाई कर्मचारी का, उनका डाटा है। ये डाटा इसमें से याद रखिए, नोट कर लीजिए, ये चीज़ जो आपको हर जगह आंसर लिखने में काम आएगा। आगे चलते हैं। एक बिजनेस न्यूज बड़े काम का था। हाँ देखिए, ये इंडिया लुकिंग एट मल्टीलेटरल पैक्ट्स दैट आर फेयर इक्विटेबल फॉर ऑल। और ये वाणिज्य मंत्री के हवाले से है। इसमें क्या क्या काम का वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। ये देखिए, एग्रीमेंट मस्ट बी बैलेंस्ड एंड मस्ट एड्रेस sensitivity of participating country and help us protect certain sector that need protection, says minister. India is competitive in labor intensive sector। ये जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े कि कैसे देश की आर्थिक स्थिति, आमदनी सुधरेगी लोगों की, हर जगह डाल दीजिए कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ले आओ। ये हर जगह फिट कर दीजिए, रट लीजिए इसको। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। पूंजीगत आधारित प्रौद्योगिकी के बजाय श्रम आधारित प्रौद्योगिकी लाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में सुन के आपको ताज्जुब होगा कि 2% ही लोग जो वर्कर हैं वो ट्रेंड है, बाकी 98% अनस्किल्ड है। तो आपको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं मेंस में आपको सपोर्ट करेगा। सामाजिक आर्थिक विकास में क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे सुधरेगा, तो ये सुधरेगा। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात मंत्री जी भी कह रहे हैं। तो इसमें एक तो ये है लेबर इंटेंसिव बनाम, ये रट लीजिए, लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव, पूंजीगत। ये तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, कहीं जहाँ मौका मिले वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये है। दूसरा इसमें जो टर्म यूज हुआ है, नॉट जीरो सम, इसका मतलब होता है विन विन सिचुएशन, या तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, तुम भी हारो मैं भी हारूं, माने बराबरी का। नॉट जीरो सम मतलब दोनों की विन विन सिचुएशन, दोनों को जीतने की खुशी, दोनों में बराबर हो, बायर में और सेलर में, गिवर में और टेकर में। ये है नॉट जीरो सम, आता है कई बार। मिनिस्टर गोयल सेज इंडिया कैन नॉट मेक एवरी प्रोडक्ट एफिशिएंटली एंड दैट इम्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस गुड्स। बहुत सारी चीज़ों बनती है, उसमें जो इक्विपमेंट है, उसमें जो मटेरियल है, सब चीज़ का उत्पादन देश में नहीं हो सकता, इसलिए लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इनका ये कहना है। एट द सेम टाइम इंडिया इज कम्पिटिटिव इन लेबर इंटेंसिव एरिया सच एज टेक्सटाइल, ये याद रखिए, टेक्सटाइल, लेदर, ये इन एरिया में लेबर इंटेंसिव जो है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो हमारे लिए कम्पिटिटिव हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स बहुत है और उसको काम मिलेगा और हमारी चीज़ें सस्ती रहेंगी, क्योंकि लेबर का प्राइस जो है, लेबर का रेट जो है कम है कंपैरेटिवली। उसके बाद कह रहा द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टॉक टू लाइक माइंडेड कंट्री, पर्टिकुलरली दोज दैट हैव ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर व्हिच आर ट्रांसपेरेंट इन देयर इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें जो है ये चीज़ इतने काम की है जिसको आप ध्यान रखें। तो ये देखिए, ये प्री का क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। इंडिया हैड इम्प्लीमेंटेड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ? यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, इन मई 2022 एंड दिसंबर 29, 2022
विथ ऑस्ट्रेलिया टू बूस्ट बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया ने किसके साथ किया अभी? यूएई के साथ मई में, और दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ। द कंट्रीज नेगोशिएटिंग एफटीएज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज सच एज कनाडा, यूके एंड यूरोपियन यूनियन। तो कहने का मतलब ये है कि विन विन सिचुएशंस पे हम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल जो है किए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात से, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दो टर्म जो है याद रखिएगा, ये काम का है। इसमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ हम उत्पादन नहीं कर सकते। सेवरल सेक्टर एज लेबर इंटेंसिव ओरिएंटेड टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर एंड फार्मा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के साथ किया, और इंडिया की आर्थिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। आर्थिक पॉलिसी ये लिखिएगा कि किसी भी कंट्री के साथ जो है हमारा विन विन सिचुएशंस वाला है। अगर कोई दूसरा कंपल्सिव देता है, जैसे ये है चाइना का, वो हमारे लिए बहुत ही जो है दबावकारी है, वो हम उस नीति पे इंडिया नहीं चलता है। तो आर्थिक विदेश नीति पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करता है, और वो प्रमोट करने का उदाहरण ये है कि दो लोगों के साथ हमारी एग्रीमेंट हो चुकी है, और आगे के लिए जो हम दूसरे देशों के साथ जो है एग्रीमेंट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो ये 3 न्यूज़ जो है इसमें काम का था, इकोनॉमिक सेक्टर का और सोशल सेक्टर का। एक नया टर्म एक और आ गया है, ISXBB.1.5, सुपीरियर बाइंडिंग कॉजिंग हायर ट्रांसमिसिबिलिटी। ये जरा इसका वर्जन आप याद रखिएगा। ये सुपीरियर बाइंडिंग जो आया है इसका कोरोना का, ये थोड़ा ये टर्म जानना जरूरी है। ये देखिए क्या विकराल रूप दिखा रहा है, लग रहा है कि इसके बाद जीवन ही खत्म हो जाएगा। डरावना टाइप का दिखा रहा है ना। तो एक न्यूज ये है जी, इसमें ध्यान रखने की बात सिर्फ वही है जो XBB.1.5। उसके बाद इसमें एक न्यूज और है, न्यू स्ट्रक्चर टू हार्वेस्ट अनटैप्ड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। पानी की किल्लत दुनिया में हो रही है, उसके हिसाब से जो है ये न्यूज बहुत काम का है। ये देखिए, ये लिमिटलेस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अबव अर्थ ओशियन येट रिमेन अनटैप्ड। तो ये कह रहा है कि फ्रेश वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में, फ्रेश वाटर वेपर के रूप में अर्थ के जो पृथ्वी पे जो ओशियन है उसका हम टैपिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये न्यू स्टडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस उर्बाना सजेस्ट हार्वेस्टिंग ओशियन वाटर वेपर एज ए सॉल्यूशन टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन वेरियस लोकेशन। जहां हम लोग पीने की पानी के लिए तरसते हैं, पानी की मात्रा कम रहती है, वहां के लिए आप सोचिए कि कितनी ज़रूरत है पानी की, फ्रेश वाटर की। समुद्र में तो पूरा खारा पानी है। तो ये स्टडी बता रही है कि फ्रेश वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में जब वो उड़ता है, उसको टैप करने की ज़रूरत है, उसको अपने पास प्रोक्योर करके स्टोर करके उसको यूज करने की ज़रूरत है, जो फ्रेश वाटर के रूप में मिलेगा। तो जब आपको वाटर साइकिल के बारे में क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में कि पानी की कमी कैसे दूर की जाए, तो उसमें ये जरूर लिख लीजिएगा, नया चीज़ है ये। वाटर प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, वाटर को कैसे जो है सेव किया जाए, वाटर को कैसे वैकल्पिक तरीके से जो है प्रोक्योर किया जाए, ये सब चीज़ें आएगी। तो उसमें जो है आप ये ज़रूर लिखिए कि वाटर वेपर जो है समुद्र के ऊपर जो बनता है उसको टैप करने की ज़रूरत है, जिससे पानी पीने की जो पानी की समस्या है पूरी दुनिया में है। तो ये बड़े काम का न्यूज़ है, और इसका मेंस में आप वहाँ पे
यूज कर सकते हैं। तो ये 3-4 चैप्टर हमारा हिंदू न्यूज का था। एक तो व्यापार वाला, व्यापार में हम किस किस के साथ जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, तो ये याद रखिए। किसके साथ किए हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। अब बाकी के साथ करने की बात हो रही है। पहला न्यूज। दूसरा न्यूज सेंसस बनाम सर्वे, ये हमने बताया कैसे काम करता है। तीसरा न्यूज क्या बताया? मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के। स्कैवेंजिंग, तो ये 3 और एक और न्यूज था, सेंसस सर्वे, यूएई ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक्स, मैनुअल स्कैवेंजिंग, 3। तो ये जो न्यूज है आप कैसे यूज करेंगे ये ज़्यादा मैटर करता है, और क्या यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ये बातें हमने आपके दिमाग में बैठाई। अदरवाइज पूरे न्यूज को अगर आप सॉर्टिंग करेंगे तो आपको बहुत टाइम खराब करना पड़ेगा और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। तो चाइना बॉर्डर पे थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो ये उसका एक न्यूज है छोटा सा, मणिपुर साइड में। बाकी इसमें जो है कोई खास आपके काम का नहीं है। वैसे तो न्यूज है, लेकिन आपको हम बताते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए और उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये हमने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी, क्योंकि ये बड़ी ही क्रिस्पी है और बहुत ही टू द पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ यूज करेंगे ये पता नहीं चलता किसी को। ये सबसे बड़ी यूएसपी है हमारी। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रिसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए और फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस ज्वाइन करिए। हम यूट्यूब से कल परसों में शिफ्ट होकर के ये प्रिसा आईएएस ऐप पे आएंगे, तो आप कृपा करके जितनी जल्दी हो सके इसे कर लीजिए। और आज लास्ट डेट है, 9 तारीख है आपको फीस जमा करके अपनी सब्सक्राइबरशिप लेने की। तो आज की डेट में आप फीस जमा करें और सब्सक्राइबरशिप लें, क्योंकि कल से फिर रेट रिवाइज हो जाएगा। जो ऑफ़र है वो आज तक के लिए है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।